क्या कभी ऐसा हुआ है कि छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? क्या कभी आपने सोचा कि दिल में उठने वाली ये फीलिंग्स आखिर आपको कंट्रोल कर रही हैं या आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हां, तो आज की ये ऑडियो बुक आपके लिए सिर्फ एक सुनने वाली कहानी नहीं, बल्कि लाइफ बदलने वाली जर्नी बनने वाली है। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी पावरफुल बुक का सार जो आपको सिखाएगी कि इमोशंस दुश्मन नहीं होते, बल्कि उन्हें समझना और सही डायरेक्शन देना ही असली स्किल है। हिंदी ऑडियो बुक में आपका दिल से स्वागत है। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, बल्कि जिंदगी को समझने का नजरिया देते हैं। आज की ये ऑडियो बुक आपको अंदर से मजबूत बनाने वाली है, आपको अपने इमोशंस के साथ दोस्ती करना सिखाएगी और आपको वो क्लैरिटी देगी जो शायद अब तक मिसिंग थी। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी एंगर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, सैडनेस जैसी इमोशंस फील करते हैं और कई बार हम इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं या इनसे भागते हैं। लेकिन सच ये है कि जितना हम इन्हें इग्नोर करते हैं, उतना ही ये हमें कंट्रोल करने लगती हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि इमोशंस को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें समझकर मैनेज जरूर किया जा सकता है, और यही स्किल आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। सोचिए, अगर आप हर सिचुएशन में काम रह सकें, अगर कोई आपको प्रोवोक करे और आप रिएक्ट करने के बजाय स्मार्टली रिस्पॉन्ड करें, अगर आप स्ट्रेस में भी क्लियर डिसीजन ले सकें, तो आपकी लाइफ कितनी पावरफुल बन सकती है। यही पावर इस ऑडियो बुक में छुपी है। इस सफर में आप जानेंगे कि इमोशंस असल में क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं और कैसे हमारे ब्रेन के साथ जुड़कर हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। आप सीखेंगे कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं, कौन सी सिचुएशंस आपको तुरंत रिएक्ट करने पर मजबूर कर देती हैं और कैसे आप उन ट्रिगर्स को पहचान कर अपने रिएक्शंस को बदल सकते हैं। ये ऑडियो बुक आपको एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला देती है: ट्रिगर, इमोशन, पॉज, रिस्पॉन्स, रिजल्ट। जब आप इस छोटे से प्रोसेस को समझ जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ के हर सिचुएशन में खुद को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आप ये भी समझेंगे कि नेगेटिव इमोशंस हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें सिग्नल देती हैं कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जब ये इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तब ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं, और यही बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। इस ऑडियो बुक में आपको प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी मिलेंगी, जैसे डीप ब्रीदिंग, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल लेबलिंग, जर्नलिंग और सबसे जरूरी पॉज करना। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगी कि आप किसी भी सिचुएशन में खुद को संभाल पाएंगे। एक और खास बात जो ये बुक सिखाती है, वो है इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, बल्कि उन्हें सेफली एक्सप्रेस करना। जब आप अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से बाहर निकालते हैं, तो आप अंदर से हल्का महसूस करते हैं और आपकी रिलेशनशिप्स भी बेहतर होती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप सीखेंगे सेल्फ केयर का इंपॉर्टेंस कैसे। रेगुलर सेल्फ चेक करके आप अपने मेंटल स्टेट को समझ सकते हैं, कैसे आप अपने माइंड को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रांग माइंड ही एक स्ट्रांग लाइफ बनाता है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक गाइड है, एक दोस्त है जो आपको हर मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाएगी। अगर आप अपनी लाइफ में कंट्रोल, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो ये जर्नी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ आप अकेले नहीं हैं। हमसे देश के हर कोने से लोग जुड़े हैं, गांव से शहर तक और विदेशों से भी लोग इस जर्नी का हिस्सा बन रहे हैं। आप कहां से सुन रहे हैं, हमें जरूर बताइए, ताकि ये कनेक्शन और मजबूत हो सके। आप तैयार हो जाइए अपने इमोशंस को समझने और उन्हें मास्टर करने के लिए, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है, और उसे जगाने का समय आ गया है। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर इमोशंस होते क्या है? क्यों कभी अचानक खुशी महसूस होती है और कभी बिना किसी बड़ी वजह के उदासी घेर लेती है? क्यों कभी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है और कभी वही बात हमें बिल्कुल असर नहीं करती? यही सवाल इस चैप्टर की शुरुआत है, और यहीं से शुरू होती है आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की जर्नी। इमोशंस हमारे अंदर चलने वाली वो इनविजिबल पावर है जो हमारे हर डिसीजन, हर रिएक्शन और हर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये सिग्नल्स हैं जो हमारा माइंड और बॉडी हमें भेजते हैं, ताकि हम सिचुएशंस को समझ सकें और सही एक्शन ले सकें। जब आप खुश होते हैं तो आपका बॉडी रिलैक्स होता है, आपका माइंड खुलकर सोचता है। लेकिन जब आप डरते हैं या गुस्सा करते हैं, तो
तो आपका बॉडी अलर्ट मोड में चला जाता है, हार्ट तेजी से धड़कता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं और माइंड जल्दी डिसीजन लेने लगता है। यह सब ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि इमोशंस का कनेक्शन हमारे ब्रेन से बहुत गहरा होता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। इमोशंस खुद में न अच्छे होते हैं न बुरे, वो न्यूट्रल होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। अगर हम इमोशंस के साथ बह जाते हैं तो वो हमें कंट्रोल करने लगते हैं, और अगर हम उन्हें समझ लेते हैं तो हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव इमोशंस की, जिन्हें हम अक्सर अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे एंगर, फियर, जेलसी, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन। ये इमोशंस हमें अनकंफर्टेबल जरूर लगते हैं, लेकिन इनका भी एक पर्पस होता है। जब आपको डर लगता है तो वो आपको डेंजर से बचाने की कोशिश करता है। जब आपको गुस्सा आता है तो वो आपको ये सिग्नल देता है कि कुछ गलत हो रहा है। जब आप दुखी होते हैं तो वो आपको ये समझने में मदद करता है कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये इमोशंस जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं या बार बार आने लगते हैं। तब ये हमारे सोचने समझने की पावर को कमजोर कर देते हैं और हम इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। इस चैप्टर में एक और बहुत जरूरी चीज बताई गई है, और वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस और उनके कॉमन ट्रिगर्स। हर इंसान के ट्रिगर्स अलग होते हैं। किसी को डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं होता, किसी को रिजेक्शन से डर लगता है, किसी को फेलियर से एंग्जाइटी होती है, और कई बार ये ट्रिगर्स हमें पता भी नहीं होते, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है या किस सिचुएशन में आप सबसे ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो क्या आप खुद को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे? यही अवेयरनेस इस ऑडियो बुक का पहला स्टेप है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई आपको कुछ गलत बोल देता है और आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशन आपके ऊपर हावी हो गया। लेकिन अगर आप उसी सिचुएशन में एक सेकंड रुककर सोचते हैं कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा और क्या मुझे रिएक्ट करना चाहिए, तो यहां आपने अपने इमोशन को समझा और उसे कंट्रोल किया। यही फर्क है रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में। रिएक्ट करना ऑटोमेटिक होता है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना कॉन्शियस चॉइस होती है, और यह स्किल प्रैक्टिस से आती है। इस चैप्टर का एक पावरफुल मैसेज यह है कि इमोशंस को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप उन्हें दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं और एक दिन एक्सप्लोड कर जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप उन्हें नोटिस करें, उन्हें नाम दें, जैसे अभी मैं गुस्से में हूं या मैं एंग्जाइज फील कर रहा हूं। जब आप अपनी फीलिंग को पहचान लेते हैं तो वो आधी कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि कौन सी फीलिंग कब आती है और क्यों आती है, और यही अंडरस्टैंडिंग आपको कंट्रोल की तरफ ले जाती है। आप ये भी नोटिस करेंगे कि कई बार सिचुएशन उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी रिएक्शन बन जाती है, और इसका रीजन होता है हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी सोच और हमारी हैबिट्स जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं। इसलिए इस चैप्टर का गोल है आपको यह समझाना कि इमोशंस को बदलने से पहले उन्हें समझना जरूरी है। अवेयरनेस ही कंट्रोल की पहली सीढ़ी है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप खुद को बदल नहीं पाएंगे। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज अपने लिए कीजिए। आज पूरे दिन में जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या उदासी, बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं और क्यों? यह छोटा सा सवाल आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। याद रखिए, इमोशंस आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। बस आपको उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है, और यही स्किल आपको इस ऑडियो बुक के हर चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और गहराई से समझते हैं कि ये इमोशंस हमारे ब्रेन के साथ कैसे काम करते हैं और कैसे हम इन्हें अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। अब तक आपने समझा कि इमोशंस क्या होते हैं, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, ये इमोशंस हमारे अंदर बनते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ दिल की बात है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? सच ये है कि हर इमोशन की जड़ हमारे ब्रेन में होती है, और जब तक आप अपने ब्रेन को नहीं समझेंगे तब तक इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल रहेगा। जब भी आप कोई सिचुएशन फेस करते हैं, सबसे पहले आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करता है। आपकी आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, वो सिग्नल्स तुरंत ब्रेन तक पहुंचते हैं, और फिर एक खास हिस्सा एक्टिवेट होता है
जिसे हम अमिगडाला कहते हैं। यही पार्ट इमोशनल रिएक्शंस का सेंटर होता है। ये बहुत फास्ट काम करता है, इतना फास्ट कि कई बार आपको सोचने का मौका ही नहीं देता और आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बाद में आपको रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस समय आपका लॉजिकल ब्रेन नहीं बल्कि इमोशनल ब्रेन एक्टिव था। ब्रेन का दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल का काम करता है। यह आपको सोचने, समझने और सही गलत का फर्क करने में मदद करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है तो अमिगडाला इतना पावरफुल हो जाता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को दबा देता है और फिर आप बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। इसे ही इमोशनल हाईजैक कहा जाता है, जब आपका इमोशन आपके पूरे बिहेवियर को कंट्रोल कर लेता है और आप बाद में सोचते रह जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब सोचिए, अगर आप इस प्रोसेस को समझ जाएं तो क्या आप इसे रोक नहीं सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं, और यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन है। अवेयरनेस ऑफ ब्रेन वर्किंग गिव्स यू कंट्रोल। जब आपको यह पता होता है कि आपका ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है तो आप बीच में पॉज डाल सकते हैं। जैसे ही आपको महसूस हो कि इमोशन बढ़ रहा है, आप खुद को रोक सकते हैं, डीप ब्रेथ ले सकते हैं और अपने लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहां एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक काम करती है, पॉज एंड ब्रीथ। जब भी आपको लगे कि आप रिएक्ट करने वाले हैं, बस 1 सेकंड रुकिए और गहरी सांस लीजिए। इससे आपका नर्वस सिस्टम काम होता है और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से कंट्रोल में आता है। अब थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं। इमोशंस की स्टडी कैसे शुरू हुई? पहले के समय में लोग इमोशंस को सिर्फ दिल से जोड़ते थे, लेकिन बाद में साइंटिस्ट्स ने रिसर्च करके ये पाया कि इमोशंस का सीधा कनेक्शन ब्रेन और बॉडी दोनों से है। चार्ल्स डार्विन ने भी बताया था कि इमोशंस सर्वाइवल का हिस्सा हैं, यानी ये हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको खतरा महसूस होता है तो आपका बॉडी तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है, मसल्स तैयार हो जाते हैं ताकि आप सिचुएशन से लड़ सकें या भाग सकें। यह सिस्टम हमें बचाने के लिए बना है, लेकिन मॉडर्न लाइफ में यही सिस्टम कई बार प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि अब खतरे फिजिकल कम और मेंटल ज्यादा हैं, जैसे स्ट्रेस, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन। और ये सब भी आपके ब्रेन को वैसे ही ट्रिगर करते हैं जैसे कोई असली खतरा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्रेन हर बार रियल और इमेजिनरी थ्रेट में फर्क नहीं कर पाता, और इसलिए आप छोटी छोटी बातों पर भी ओवर रिएक्ट कर देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, आपका ब्रेन पैटर्न्स पर काम करता है। अगर आप बार बार किसी सिचुएशन में गुस्सा करते हैं तो आपका ब्रेन उस पैटर्न को स्ट्रांग बना देता है और अगली बार आप और जल्दी गुस्सा करेंगे। यही हैबिट बन जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे नेगेटिव पैटर्न्स बनते हैं, वैसे ही पॉजिटिव पैटर्न्स भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप कॉन्शियसली काम रहना प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे नया पैटर्न बना लेता है और आप नेचुरली शांत रहने लगते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी आपका ब्रेन खुद को बदल सकता है। यह आपके थॉट्स और एक्शंस के हिसाब से नए कनेक्शंस बनाता है। इसलिए हर बार जब आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है और आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं तो ये आपका पुराना पैटर्न है। लेकिन अगर आप उसी मोमेंट में रुकते हैं, सोचते हैं और कामली जवाब देते हैं तो आप नया पैटर्न बना रहे हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ यह आसान हो जाएगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है। आपका ब्रेन उन्हें क्रिएट करता है और आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए। अगली बार जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय खुद से कहिए, यह सिर्फ मेरा ब्रेन है जो रिएक्ट कर रहा है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। यह एक छोटा सा अवेयरनेस स्टेप आपको बहुत बड़ी पावर दे सकता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा काम हो रहे हैं, आप सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव हो रही है। याद रखिए, आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका सबसे पावरफुल टूल है। बस आपको इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। और जब आप ये सीख जाते हैं तो इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आप इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कब नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नुकसानदायक बन जाते हैं
और कब हमें सच में उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत होती है। अब तक आपने समझा कि इमोशंस क्या होते हैं और ये हमारे ब्रेन के साथ कैसे काम करते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि आखिर कब ये नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नुकसानदायक बन जाते हैं। क्या हर गुस्सा, हर डर, हर उदासी बुरी होती है, या सिर्फ कुछ सिचुएशंस में ये हमें नुकसान पहुंचाती हैं? सच ये है कि हर नेगेटिव इमोशन खराब नहीं होता। कई बार ये हमारे लिए वार्निंग सिग्नल की तरह काम करते हैं। लेकिन जब ये इमोशंस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं या लंबे समय तक हमारे अंदर बने रहते हैं, तब ये हमारी लाइफ को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। सोचिए, अगर आपको कभी कभी गुस्सा आता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हर छोटी बात पर गुस्सा आने लगे, अगर आपका पेशेंस खत्म होने लगे, अगर लोग आपसे बात करने से डरने लगे, तो ये एक संकेत है कि आपका इमोशन अब कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह डर भी जरूरी है, क्योंकि ये हमें खतरे से बचाता है। लेकिन अगर आप हर छोटी चीज से डरने लगते हैं, हर डिसीजन लेने में एंजाइटी महसूस करते हैं, तो ये डर आपकी ग्रोथ को रोकने लगता है। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि नेगेटिव इमोशंस तब हार्मफुल बनते हैं जब वो आपकी थिंकिंग, आपकी हेल्थ और आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करने लगते हैं। जब आपका माइंड बार बार नेगेटिव थॉट्स में फंस जाता है, जब आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, जब आप छोटी बात को बार बार याद करके खुद को परेशान करते हैं, तो ये इमोशनल इम्बैलेंस की निशानी है। धीरे धीरे इसका असर आपकी बॉडी पर भी दिखने लगता है। आपको थकान महसूस होती है, नींद ठीक से नहीं आती, सिर दर्द या बॉडी पेन होने लगता है, और कई बार बिना किसी फिजिकल रीजन के भी आप खुद को एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। ये सब सिग्नल्स हैं कि आपके इमोशंस अब आपको कंट्रोल कर रहे हैं। इस चैप्टर का एक और पावरफुल हिस्सा है साइंस ऑफ होल्डिंग इन नेगेटिव इमोशंस, यानी जब आप अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं तब क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इमोशंस को छुपाना स्ट्रांग होने की निशानी है, लेकिन सच ये है कि इमोशंस को दबाना अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर बनाने जैसा है। आप बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ जमा होता रहता है और एक समय के बाद वो एक्सप्लोड कर जाता है। जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, तो आप अंदर ही अंदर इरिटेट होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगते हैं। आपको खुद समझ नहीं आता कि आप इतने परेशान क्यों हैं। कई बार आप लोगों से दूर होने लगते हैं, आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगता है, या फिर आप बिना वजह गुस्सा निकालने लगते हैं। ये सब साइंस हैं कि आप अपनी इमोशंस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं। अब एक जरूरी बात समझिए, इमोशंस को दबाना और इमोशंस को कंट्रोल करना दोनों अलग चीजें हैं। दबाना मतलब इग्नोर करना, और कंट्रोल करना मतलब समझकर सही तरीके से हैंडल करना। अगर आप दुखी हैं और आप खुद से कहते हैं कि मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, तो आप इमोशन को दबा रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं दुखी हूं और मुझे समझना है क्यों, तो आप उसे कंट्रोल करने की दिशा में जा रहे हैं। इस चैप्टर का गोल यही है कि आप इन साइंस को पहचानें और समय रहते खुद को संभालें। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको हर्ट किया और आप चुप रहे, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात आपको बार बार याद आ रही है। आप सो नहीं पा रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं। इसका मतलब है आपने इमोशन को दबा दिया, लेकिन प्रोसेस नहीं किया। अगर आप उसी समय कामली अपनी बात रखते या बाद में खुद को समझाते कि ये बात मुझे क्यों अफेक्ट कर रही है, तो आप उस इमोशन को रिलीज कर सकते थे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को समझें, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें हेल्दी तरीके से बाहर निकालें। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए। आज से आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं या बिना वजह परेशान हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी इमोशंस को दबा रहा हूं? क्या मैं कुछ फील कर रहा हूं जिसे मैं इग्नोर कर रहा हूं? यह सिंपल अवेयरनेस आपको बहुत कुछ समझा देगी। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप अपने अंदर के पैटर्न्स को पहचानने लगे हैं। आपको समझ आने लगेगा कि कौन सी सिचुएशंस आपको ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं और क्यों। याद रखिए, इमोशंस तब तक प्रॉब्लम नहीं बनते जब तक आप उन्हें समझते और मैनेज करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें इग्नोर करते हैं या उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं, वो आपकी लाइफ को डिफिकल्ट बना देते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अपने इमोशंस के सिग्नल्स को नजरअंदाज मत कीजिए। वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उन्हें समय पर समझ लेते हैं, तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम अपनी इमोशंस को सही तरीके से पहचान कैसे सकते हैं, क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी,
तब तक कंट्रोल संभव नहीं है। अब तक आपने समझा कि इमोशंस क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और कब ये हमारे लिए नुकसानदायक बन जाते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है अपनी इमोशंस को सही तरीके से पहचानना। क्योंकि सच यही है कि जब तक आपको पता ही नहीं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन असल में हम ये नहीं जानते कि अंदर क्या चल रहा है। क्या ये गुस्सा है, क्या ये डर है, क्या ये सैडनेस है या फिर फ्रस्ट्रेशन है। जब क्लैरिटी नहीं होती तब कंफ्यूजन बढ़ता है और इमोशंस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इस चैप्टर का पहला लेसन यही है कि वेग फीलिंग्स को क्लियर इमोशंस में बदलना सीखिए। जब आप अपनी फीलिंग को नाम देते हैं तो आप उसे समझने लगते हैं, और जैसे ही अंडरस्टैंडिंग आती है वैसे ही कंट्रोल भी आने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं परेशान हूं, तो आपका माइंड सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं एंग्शियस हूं क्योंकि मुझे फेलियर का डर है, तो अब आप उस प्रॉब्लम पर काम कर सकते हैं। यही डिफरेंस है अवेयरनेस और कंफ्यूजन में। अब सवाल आता है कि इमोशंस को पहचाने कैसे। इसके लिए इस चैप्टर में कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स बताई गई हैं। पहली टेक्निक है पॉज एंड ऑब्जर्व। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। बस एक पल के लिए रुकिए और खुद को ऑब्जर्व कीजिए। अपने आप से पूछिए, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मेरा बॉडी कैसा फील कर रहा है? क्या मेरी सांस तेज हो रही है? क्या मेरा हार्ट फास्ट धड़क रहा है? क्या मेरे थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं? बॉडी सिग्नल्स इमोशंस को पहचानने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि कई बार बॉडी पहले रिएक्ट करती है और माइंड बाद में समझता है। दूसरी टेक्निक है इमोशनल लेबलिंग, यानी अपनी फीलिंग को सही नाम देना, जैसे गुस्सा, डर, शर्म, गिल्ट, जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट। जब आप सही शब्द चुनते हैं तो आपका ब्रेन उस इमोशन को कैटेगराइज कर लेता है और वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जब हम अपनी इमोशंस को नाम देते हैं तो उनका इंटेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तीसरी टेक्निक है राइटिंग और जर्नलिंग। जब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है। कई बार जो चीजें आपके माइंड में उलझी होती हैं वो पेपर पर साफ दिखाई देने लगती हैं। आप समझ पाते हैं कि असली इशू क्या है। आप रोज कुछ मिनट लेकर ये लिख सकते हैं कि आज आपने क्या फील किया, किस सिचुएशन में किया और क्यों किया। ये छोटी सी हैबिट आपको अपने इमोशंस के पैटर्न समझने में बहुत मदद करेगी। चौथी टेक्निक है आस्किंग व्हाई, यानी खुद से सवाल करना। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? क्या इसके पीछे कोई पुराना एक्सपीरियंस है? क्या मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं? क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं? जब आप डीप लेवल पर सवाल पूछते हैं तो आपको सरफेस के नीचे छिपा हुआ रीजन दिखाई देने लगता है। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, और वो है इमोशंस मिक्स भी हो सकते हैं। यानी कई बार आप एक साथ कई फीलिंग्स महसूस कर रहे होते हैं, जैसे आप किसी पर गुस्सा भी हैं और हर्ट भी हैं, या आप एक्साइटेड भी हैं और नर्वस भी हैं। अगर आप सिर्फ एक फीलिंग पर फोकस करते हैं तो आप पूरी पिक्चर नहीं देख पाते। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर की सभी लेयर्स को समझने की कोशिश करें। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा और आपको बुरा लग रहा है। अगर आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप शायद गलत रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप हर्ट हैं क्योंकि आपको इग्नोर किया गया, और शायद आपको रिजेक्शन का डर भी लग रहा है। अब जब आपको सही इमोशन समझ आ गया तो आपका रिस्पॉन्स भी बदल जाएगा। आप गुस्से से रिएक्ट करने के बजाय कामली बात करने की कोशिश करेंगे। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है, और यही स्किल आपकी लाइफ को आसान बनाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि क्लैरिटी ब्रिंग्स कंट्रोल। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना ज्यादा कंट्रोल होगा। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज अपने लिए कीजिए। आज से जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए तो 3 स्टेप फॉलो कीजिए। पॉज, ऑब्जर्व एंड नेम। बस इतना कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। आप पाएंगे कि पहले जहां आप तुरंत रिएक्ट कर देते थे, अब आप थोड़ा रुकने लगे हैं। पहले जहां आप कंफ्यूज रहते थे, अब आपको साफ समझ आने लगा है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। याद रखिए, इमोशंस को समझना एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, ये आपके लिए नेचुरल बन जाएगा।
और जब ये नेचुरल बन जाता है तब आप अपनी लाइफ के हर सिचुएशन में ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा काम और ज्यादा इन कंट्रोल महसूस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इमोशंस को पहचानने के बाद हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, कब हमें एक्शन लेना चाहिए और कैसे हम अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। अब तक आपने सीखा कि इमोशंस क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और उन्हें पहचानना क्यों जरूरी है। लेकिन अब सबसे अहम मोड़ आता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि अपनी इमोशंस के साथ करना क्या है। क्या हर इमोशन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए या कभी कभी रुकना ज्यादा सही होता है? यही इस चैप्टर का कोर है, डिसाइडिंग टू एक्ट ऑन आवर इमोशंस, यानी कब एक्शन लेना है और कैसे लेना है। क्योंकि सिर्फ इमोशन को पहचान लेना काफी नहीं है, असली बदलाव तब आता है जब आप सही एक्शन लेते हैं। कई बार हम इमोशंस फील करते हैं, लेकिन या तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं या फिर बिल्कुल कुछ नहीं करते। दोनों ही एक्सट्रीम गलत हो सकते हैं। अगर आप हर इमोशन पर तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आप इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जिससे बाद में रिग्रेट होता है। और अगर आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते रहते हैं तो वो अंदर जमा होकर धीरे धीरे स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और पेन में बदल जाती हैं। इसलिए बैलेंस जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि हर इमोशन एक्शन मानता नहीं है। कुछ इमोशंस सिर्फ सिग्नल होते हैं जिन्हें समझना होता है, और कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिन पर एक्शन लेना जरूरी होता है। अब सवाल आता है, कैसे पता करें कि कब एक्शन लेना है? यहां एक सिंपल रूल काम करता है। अगर आपकी इमोशन किसी रियल प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही है जिसे आप चेंज कर सकते हैं तो एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर इमोशन सिर्फ आपके थॉट्स या अजम्पशंस की वजह से है तो पहले उसे समझना और काम करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है तो ये इमोशन आपको बता रहा है कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। यहां एक्शन जरूरी है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको जज कर रहे हैं जबकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, तो यहां तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां आपको अपने थॉट्स को चेक करना है। इस चैप्टर में फेलिंग टू एक्ट ऑन नेगेटिव इमोशंस के बारे में भी बताया गया है, यानी जब आप एक्शन नहीं लेते तब क्या होता है। जब आप अपनी फीलिंग्स को बार बार इग्नोर करते हैं तो आप अंदर ही अंदर वीक फील करने लगते हैं। आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगती है और आप सिचुएशन से बचने लगते हैं। कई बार लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी खड़े होने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। अब बात करते हैं टेक्निक्स फॉर एक्टिंग ऑन इमोशंस, यानी इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस और हैंडल कैसे करें। पहली टेक्निक है पॉज देन प्लान। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तुरंत एक्शन मत लीजिए। पहले रुकिए, अपने माइंड को काम कीजिए और फिर सोचिए कि इस सिचुएशन में सबसे सही रिस्पॉन्स क्या होगा। दूसरी टेक्निक है क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आपको किसी की बात से हर्ट हुआ है तो उसे कामली बताइए, बिना ब्लेम किए, बिना गुस्से के। सिंपली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कीजिए, जैसे जब ऐसा हुआ तो मुझे बुरा लगा। इससे सामने वाला समझ भी पाएगा और सिचुएशन भी इंप्रूव होगी। तीसरी टेक्निक है सेटिंग बाउंड्रीज। अगर कोई बार बार आपको हर्ट कर रहा है तो आपको अपनी लिमिट्स क्लियरली डिफाइन करनी होंगी। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है और ये आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। चौथी टेक्निक है हेल्दी रिलीज। कई बार इमोशंस को बाहर निकालना जरूरी होता है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात कर सकते हैं। इससे आपका माइंड हल्का होता है और आप बेटर फील करते हैं। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, अदर वेज यू कैन एक्ट ऑन योर इमोशंस, यानी हर बार डायरेक्ट एक्शन लेना जरूरी नहीं है। कई बार इनडायरेक्ट तरीके भी इफेक्टिव होते हैं। जैसे अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आप अपने रूटीन को बदल सकते हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आप ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप सैड हैं तो आप ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपको खुशी दें। मतलब हर इमोशन का सॉल्यूशन फाइट करना नहीं होता। कई बार सॉल्यूशन खुद को समझना और एडजस्ट करना होता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया और आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो बात और बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप रुकते हैं, काम होते हैं और फिर अपनी बात क्लियरली रखते हैं तो आप सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी बात से लगातार दुख हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो यह आपको अंदर से कमजोर करेगा।
लेकिन अगर आप उस इशू को एड्रेस करते हैं तो आप खुद को स्ट्रांग महसूस करेंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि इमोशंस को एक्शन में बदलना एक स्किल है और यह स्किल प्रैक्टिस से आती है। आपको हर बार खुद से पूछना है कि क्या यह सही समय है एक्शन लेने का और क्या यह सही तरीका है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए। अगली बार जब भी आप कोई स्ट्रांग इमोशन फील करें तो खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मुझे अभी एक्शन लेना चाहिए? क्या मैं काम हूं? क्या मेरा रिस्पॉन्स सिचुएशन को बेहतर बनाएगा? अगर इन तीनों का जवाब हां है तो एक्शन लीजिए, वरना पहले खुद को काम कीजिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके डिसीजंस बेटर हो रहे हैं, आपकी रिएक्शंस कंट्रोल्ड हो रही हैं और आपकी लाइफ में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो रहे हैं। याद रखिए, इमोशंस आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन रास्ता आपको चुनना होता है। और जब आप सही रास्ता चुनना सीख जाते हैं तब आपकी लाइफ बदलने लगती है। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इमोशंस को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट कैसे किया जाए, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बिना रियल कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। अब तक आपने समझा कि इमोशंस को पहचानना और उन पर सही एक्शन लेना कितना जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो है अपनी ही इमोशंस को जज करना। हम खुद से कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, और यहीं से स्ट्रगल शुरू होती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन है एक्सेप्टिंग योर इमोशंस विदाउट जजमेंट, यानी अपनी फीलिंग्स को बिना अच्छा या बुरा कहे सिंपली एक्सेप्ट करना। सच ये है कि इमोशंस अपने आप में गलत नहीं होते, वो सिर्फ एक अनुभव है, एक सिग्नल है। लेकिन जब हम उन्हें जज करते हैं तब हम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सोचिए, अगर आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं और आप खुद से कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए, तो आप एक इमोशन के ऊपर दूसरा नेगेटिव इमोशन ऐड कर रहे हैं। अब आप सिर्फ गुस्से में नहीं हैं, बल्कि गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन भी फील कर रहे हैं। यही रीजन है कि इमोशंस और ज्यादा हैवी लगने लगती हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इमोशंस के हिसाब से बिहेव करें। एक्सेप्टेंस का मतलब है अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना, उन्हें समझना और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करना कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जब आप बिना जजमेंट के अपनी इमोशंस को देखते हैं तो आप उनके ऊपर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर देते हैं। इस चैप्टर में कुछ सिंपल टेक्निक्स दी गई हैं जो आपको एक्सेप्टेंस सिखाती हैं। पहली टेक्निक है ऑब्जर्व विदाउट रिएक्शन। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए उसे तुरंत बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। नोटिस कीजिए कि वो कैसा फील हो रहा है, कहां फील हो रहा है, कितनी देर तक रहता है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप इमोशन से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं और वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। दूसरी टेक्निक है अलाउ द फीलिंग। खुद को परमिशन दीजिए कि आप जो फील कर रहे हैं वो फील कर सकते हैं। अगर आप दुखी हैं तो खुद से कहिए, ठीक है, मैं अभी दुखी हूं। अगर आप एंग्शियस हैं तो कहिए, मैं एंग्शियस हूं और ये नॉर्मल है। ये छोटा सा एक्सेप्टेंस आपके अंदर रेजिस्टेंस को खत्म करता है, और जैसे ही रेजिस्टेंस खत्म होता है इमोशन का प्रेशर भी कम हो जाता है। तीसरी टेक्निक है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के साथ थोड़ा जेंटल होना। कई बार हम दूसरों के लिए तो समझ रखते हैं, लेकिन खुद के लिए बहुत कठोर होते हैं। अगर आपका कोई दोस्त दुखी हो तो आप उसे समझाते हैं, लेकिन जब आप खुद दुखी होते हैं तो आप खुद को ब्लेम करते हैं। इस हैबिट को बदलना बहुत जरूरी है। खुद से उसी तरह बात कीजिए जैसे आप अपने किसी करीबी से करते हैं। चौथी टेक्निक है लेटिंग गो, यानी इमोशन को पकड़कर मत रखिए। कई बार हम किसी फीलिंग को बार बार याद करके उसे और स्ट्रांग बना देते हैं, लेकिन अगर आप उसे आने और जाने दें तो वो नेचुरली फेड हो जाती है। इमोशंस वेव्स की तरह होती हैं, वो आती हैं, पीक पर जाती हैं और फिर खुद ही कम हो जाती हैं अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। इस चैप्टर का एक और डीप मैसेज ये है कि जितना आप अपनी इमोशंस से लड़ते हैं उतना ही वो मजबूत होती हैं, और जितना आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं उतना ही वो कमजोर होती हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी बात को लेकर बहुत एंग्शियस हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि मुझे एंग्शियस नहीं होना चाहिए, तो आपका माइंड और ज्यादा उस फीलिंग पर फोकस करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हाँ, मैं एंग्शियस हूं और ये एक नॉर्मल फीलिंग है, तो आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है। एक्सेप्टेंस आपको फ्रीडम देता है, क्योंकि अब आप अपनी फीलिंग्स के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें समझ रहे हैं। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए। अगली बार जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए तो 3 स्टेप फॉलो कीजिए। नोटिस,
एक्सेप्ट एंड अलाउ। पहले नोटिस कीजिए, फिर उसे एक्सेप्ट कीजिए और फिर उसे आने जाने दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि इमोशंस का इंटेंसिटी कम हो रहा है, आप पहले से ज्यादा काम फील कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं। याद रखिए, कंट्रोल की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है। अगर आप अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप कभी उन्हें ट्रूली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कब नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए और कब उन्हें नेचुरली फ्लो होने देना जरूरी होता है, क्योंकि हर सिचुएशन में कंट्रोल करना सही नहीं होता। अब तक आपने सीखा कि इमोशंस को समझना, पहचानना, एक्सेप्ट करना और सही तरीके से हैंडल करना कितना जरूरी है। लेकिन अब एक बहुत ही अलग और गहरा सवाल आता है, क्या हर नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल करना जरूरी है या कुछ सिचुएशंस में उन्हें फ्लो होने देना ज्यादा सही होता है? सच ये है कि हर बार इमोशंस को कंट्रोल करना ही सॉल्यूशन नहीं होता। कई बार उन्हें महसूस करना और जीना भी उतना ही जरूरी होता है, और यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है। When should negative emotions not be controlled? हम अक्सर सोचते हैं कि सैडनेस, एंगर या फियर से बचना चाहिए, लेकिन अगर आप हर बार इन इमोशंस को दबाते हैं या उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो आप अपने नेचुरल इमोशनल प्रोसेस को इंटरप्ट कर देते हैं। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिन्हें कंट्रोल करने के बजाय एक्सपीरियंस करना जरूरी होता है, क्योंकि वो हीलिंग का हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई लॉस फील किया है या किसी ने आपको डीपली हर्ट किया है, तो उस समय खुद को रोने से रोकना स्ट्रांग होने की निशानी नहीं है, बल्कि खुद को फील करने देना ही रियल स्ट्रेंथ है, क्योंकि वही प्रोसेस आपको अंदर से हल्का करता है। इसी तरह, अगर आपको किसी सिचुएशन में जेन्युइनली गुस्सा आया है तो उसे कंप्लीटली दबाना भी सही नहीं है, क्योंकि वो आपको यह दिखा रहा है कि आपके बाउंड्रीज क्रॉस हुई हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि इमोशंस को कंट्रोल न करने का मतलब ये नहीं है कि आप अनकंट्रोल्ड हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें नेचुरल तरीके से एक्सपीरियंस करें, बिना उन्हें सप्रेस किए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंपैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव इमोशंस। यानी अगर आप लंबे समय तक लगातार नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं तो उसका क्या असर होता है। अगर सैडनेस, एंग्जाइटी या एंगर लगातार आपके अंदर बना रहता है तो यह धीरे धीरे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करता है। आप थका हुआ महसूस करने लगते हैं, आपका मोटिवेशन कम हो जाता है, आपकी एनर्जी गिरने लगती है और आप लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे ये पैटर्न आपके रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है। आप लोगों से दूर होने लगते हैं या छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगते हैं। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। इमोशंस को फील करना जरूरी है, लेकिन उनमें फंसे रहना खतरनाक है। यही इस चैप्टर का दूसरा बड़ा लेसन है, फील बट डोंट गेट स्टक। अब सवाल आता है कि कैसे पता करें कि कब इमोशन को फ्लो होने देना है और कब उसे कंट्रोल करना है। एक सिंपल समझ यह है कि अगर इमोशन आपको कुछ सिखा रहा है, आपको प्रोसेस करने में मदद कर रहा है, तो उसे महसूस होने दीजिए। लेकिन अगर वही इमोशन बार बार आकर आपको कमजोर बना रहा है, आपकी लाइफ को रोक रहा है, तो अब उसे मैनेज करने का समय है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी फेलियर के बाद दुखी हैं तो यह नॉर्मल है और आपको उस दुख को महसूस करना चाहिए। लेकिन अगर आप महीनों तक उसी फेलियर को सोचते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो यह हार्मफुल हो जाता है। इस चैप्टर में द पाथ टू इम्प्रूव्ड हेल्थ के बारे में भी बताया गया है, यानी कैसे आप एक हेल्दी इमोशनल लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले आपको अवेयरनेस रखनी है कि आप क्या फील कर रहे हैं। फिर आपको खुद को परमिशन देनी है कि आप उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको खुद को उस इमोशन से बाहर निकालना है। इस प्रोसेस में पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशंस को फोर्स करके हटाया नहीं जा सकता, उन्हें समझकर और टाइम देकर ही रिलीज किया जा सकता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने हर्ट किया और आप बहुत दुखी हैं। अगर आप तुरंत खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो फीलिंग अंदर ही रह जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ समय लेकर उस फीलिंग को समझते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी दुख में डूबे रहते हैं, बार बार उसी बात को याद करते हैं, तो वो आपको अंदर से कमजोर करेगा। इसलिए आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है। क्या मैं इस इमोशन को प्रोसेस कर रहा हूं या इसमें फंसा हुआ हूं? अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए। जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन फील करें तो खुद से पूछिए, क्या ये इमोशन मुझे कुछ सिखा रहा है या मुझे रोक रहा है? अगर सिखा रहा है तो उसे महसूस कीजिए,
अगर रोक रहा है तो उसे मैनेज करने के तरीके अपनाइए। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि कब आपको कंट्रोल करना है और कब आपको सिर्फ महसूस करना है। और यही अंडरस्टैंडिंग आपको इमोशनली मैच्योर बनाती है। याद रखिए, इमोशंस को कंप्लीटली कंट्रोल करना ही गोल नहीं है, बल्कि उनके साथ बैलेंस बनाना ही असली स्किल है। जब आप ये बैलेंस सीख जाते हैं, तब आप ना तो इमोशन से भागते हैं और ना ही उनके गुलाम बनते हैं, बल्कि आप उन्हें समझकर अपनी लाइफ को बेहतर डायरेक्शन देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि अपनी इमोशंस को सेफली और हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस कैसे किया जाए, ताकि ना आपको नुकसान हो और ना ही आपके रिलेशनशिप्स को। अब तक आपने सीखा कि इमोशंस को समझना, पहचानना, एक्सेप्ट करना और बैलेंस करना कितना जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर इमोशंस को दबाना गलत है और हर बार रिएक्ट करना भी सही नहीं है, तो आखिर सही तरीका क्या है? अपनी फीलिंग्स को बाहर कैसे निकाला जाए ताकि ना खुद को नुकसान हो और ना ही रिश्तों को? यही इस चैप्टर का कोर है, एक्सप्रेसिंग इमोशंस सेफली। यानी अपनी इमोशंस को इस तरह एक्सप्रेस करना कि वो हीलिंग भी बने और ग्रोथ भी। सच यह है कि हर इंसान एक्सप्रेस करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हेल्दी तरीके से करता है और कोई हार्मफुल तरीके से। कई बार हम गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम सच में कहना नहीं चाहते और बाद में रिग्रेट होता है। या फिर हम अपनी फीलिंग्स को इतना दबा देते हैं कि अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। इसलिए सही एक्सप्रेशन सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझिए सेफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को इस तरह बाहर लाना कि आप खुद को समझा सकें और सामने वाले को भी बिना चोट पहुंचाए अपनी बात बता सकें। इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं जो आपको ये स्किल सिखाते हैं। पहली टेक्निक है एक्सप्रेस, डोंट एक्सप्लोड। जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करें, खासकर गुस्सा, तो उसे तुरंत ब्लास्ट मत कीजिए। पहले खुद को काम कीजिए, फिर अपनी बात रखें। जब आप एक्सप्लोड करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है और सिचुएशन और खराब हो जाती है। लेकिन जब आप कामली एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाला आपको समझने की कोशिश करता है। दूसरी टेक्निक है यूज आई स्टेटमेंट्स, यानी अपनी बात अपनी फीलिंग्स के साथ रखें, ब्लेम करने के बजाय। जैसे, आप हमेशा ऐसा करते हो की जगह कहिए, जब ऐसा होता है तो मुझे बुरा लगता है। इससे आपकी बात क्लियर भी होती है और सामने वाला हर्ट भी नहीं होता। तीसरी टेक्निक है राइट टाइम एंड प्लेस। कई बार हम गलत समय पर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं, जब सामने वाला ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होता है या सिचुएशन हीटेड होती है। ऐसे में बात और बिगड़ जाती है, इसलिए सही समय चुनना भी बहुत जरूरी है। चौथी टेक्निक है लिसन एज वेल। सिर्फ बोलना ही एक्सप्रेशन नहीं है, सामने वाले को सुनना भी उतना ही जरूरी है। जब आप सुनते हैं तो आपको पूरी सिचुएशन समझ आती है और कम्युनिकेशन बेहतर होता है। पांचवी टेक्निक है फिजिकल रिलीज। कई इमोशंस ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है। ऐसे में आप फिजिकल एक्टिविटीज का सहारा ले सकते हैं, जैसे वॉकिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग या राइटिंग। इससे आपका बिल्टअप इमोशन धीरे धीरे रिलीज होता है। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी की निशानी है। बहुत लोग सोचते हैं कि अपनी फीलिंग्स बताना कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि जो इंसान अपनी इमोशंस को समझकर सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, वही इमोशनली स्ट्रांग होता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका किसी दोस्त से डिसएग्रीमेंट हो गया। अगर आप गुस्से में उसे एक्यूज करते हैं तो बात बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप कामली कहते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे ऐसा फील हुआ, तो शायद आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। इसी तरह अगर आप दुखी हैं और आप किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ अपने अंदर ही रखते हैं तो वो धीरे धीरे प्रेशर बन जाता है। इसलिए एक्सप्रेशन जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। इस चैप्टर का एक और डीप मैसेज ये है कि हेल्दी एक्सप्रेशन रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है। जब आप अपनी फीलिंग्स ओपनली और रिस्पेक्टफुली शेयर करते हैं तो ट्रस्ट बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और कनेक्शन गहरा होता है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए। अगली बार जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करें, खासकर गुस्सा या दुख, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय खुद से पूछिए, मैं इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं ताकि सिचुएशन बेटर हो। फिर एक सिंपल सेंटेंस बनाइए जिसमें आप अपनी फीलिंग और रीजन दोनों बताएं, जैसे मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि। इससे आपकी बात क्लियर होगी और सामने वाला भी आपको समझ पाएगा। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है और आप अंदर से ज्यादा लाइट फील कर रहे हैं।
याद रखिए, इमोशंस को दबाना आपको कमजोर बनाता है और बिना सोचे समझे रिएक्ट करना आपको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सही तरीके से एक्सप्रेस करना आपको स्ट्रांग बनाता है। जब आप ये स्किल सीख जाते हैं तो आप ना सिर्फ खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी एक नई गहराई देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम रेगुलर सेल्फ केयर के थ्रू अपनी इमोशनल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, ताकि प्रॉब्लम्स आने से पहले ही हम खुद को संभाल सकें। अब तक आपने इमोशंस को समझना, पहचानना, एक्सेप्ट करना, बैलेंस करना और एक्सप्रेस करना सीख लिया है। लेकिन अब सबसे जरूरी स्टेप आता है खुद को नियमित रूप से चेक करना। क्योंकि अगर आप समय समय पर अपने मन की स्थिति को नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं में बदल सकती हैं। यही इस चैप्टर का कोड है, रेगुलर सेल्फ केयर चेक्स, यानी खुद के साथ कनेक्टेड रहना, खुद को समझना और समय रहते अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना। हम अपनी डेली लाइफ में इतनी बिजी हो जाते हैं कि हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। हम काम करते रहते हैं, जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं, लेकिन अपने माइंड को इग्नोर करते रहते हैं। और फिर एक दिन अचानक स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना आप अपने शरीर को देते हैं। जैसे आप अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए खाना खाते हैं, आराम करते हैं, वैसे ही आपको अपने माइंड के लिए भी सेल्फ केयर करना जरूरी है। इस चैप्टर में कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिसेस बताई गई हैं जो आपको अपने मेंटल स्टेट को समझने और बैलेंस में रखने में मदद करेंगी। सबसे पहली प्रैक्टिस है डेली सेल्फ चेक। हर दिन कुछ मिनट खुद के लिए निकालिए और खुद से पूछिए, आज मैं कैसा फील कर रहा हूं? क्या मैं काम हूं या स्ट्रेस्ड हूं? क्या मैं खुश हूं या परेशान हूं? यह छोटा सा सवाल आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरी प्रैक्टिस है मूड ट्रैकिंग। आप अपने इमोशंस को ट्रैक कर सकते हैं। दिन में कब आप अच्छा फील करते हैं और कब आपको स्ट्रेस होता है। इससे आपको अपने पैटर्न समझ में आएंगे और आप उन सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तीसरी प्रैक्टिस है टेकिंग ब्रेक्स। कई बार हम लगातार काम करते रहते हैं और अपने माइंड को रेस्ट नहीं देते। इससे मेंटल फटीग बढ़ती है। इसलिए बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। यह आपके माइंड को रिफ्रेश करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। चौथी प्रैक्टिस है डूइंग व्हाट यू लव। हर दिन थोड़ा समय उन चीजों के लिए निकालिए जो आपको खुशी देती हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, रीडिंग हो, वॉकिंग हो या कोई भी हॉबी। यह आपकी इमोशनल एनर्जी को रिचार्ज करती है। पांचवी प्रैक्टिस है कनेक्टिंग विद पीपल। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। इससे आप अकेले महसूस नहीं करते और आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है। छठी प्रैक्टिस है हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छी नींद, बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपकी इमोशनल हेल्थ पर सीधा असर डालते हैं। जब आपका बॉडी हेल्दी होता है तो आपका माइंड भी स्टेबल रहता है। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, बल्कि जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि खुद के लिए समय निकालना गलत है, लेकिन सच ये है कि जब आप खुद इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तभी आप दूसरों के लिए भी बेहतर बन पाते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप लगातार काम कर रहे हैं और आप इरिटेट फील करने लगे हैं। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन अगर आप समय रहते ब्रेक लेते हैं, खुद को रिलैक्स करते हैं, तो आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं। इसी तरह अगर आप नोटिस करते हैं कि आप बार बार नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आप समय रहते अपने रूटीन में बदलाव कर सकते हैं, जिससे आप बड़े इमोशनल ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी प्रॉब्लम्स के बढ़ने का इंतजार मत कीजिए, समय रहते खुद को संभालिए। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए। आज से हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने लिए रखिए और खुद से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और मुझे क्या चाहिए। यह सिंपल हैबिट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप खुद को पहले से ज्यादा समझने लगे हैं। आप अपने इमोशंस को जल्दी पहचान लेते हैं और आप सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। याद रखिए, इमोशनल हेल्थ एक दिन में नहीं बनती, ये रोज की छोटी छोटी हैबिट्स से बनती है। और जब आप इसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, क्लैरिटी और पीस आने लगता है। जब आप खुद के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में खुद को खोते नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत होकर बाहर आते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने इस पूरी ऑडियो बुक में गहरी जर्नी तय की है। आपने सीखा कि इमोशंस क्या होते हैं,
ये कैसे काम करते हैं हमारे ब्रेन से, इनका क्या कनेक्शन है, कब ये हमारे लिए अच्छे होते हैं और कब ये हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं। आपने ये भी समझा कि अपनी फीलिंग्स को पहचानना, उन्हें एक्सेप्ट करना और सही तरीके से एक्सप्रेस करना कितना जरूरी है। और सबसे अहम, आपने ये सीखा कि खुद का ख्याल रखना यानी सेल्फ केयर करना क्यों आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ की नींव है। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या पहले मैं अपनी इमोशंस को समझता था या बस रिएक्ट करता था? क्या मैं अपनी फीलिंग्स को दबाता था या बिना सोचे समझे बाहर निकाल देता था? अगर इन सवालों के जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जर्नी आपके अंदर कुछ बदल रही है। याद रखिए, इमोशंस आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत बन सकती हैं जब आप उन्हें समझना सीख जाते हैं। जब आप हर सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं, जब आप खुद को जज करने के बजाय एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तब आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। अब ये नॉलेज सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना ही असली बदलाव लाएगा। अगली बार जब भी आप गुस्सा फील करें या स्ट्रेस में हो, तो खुद को याद दिलाइए कि मेरे पास चॉइस है। मैं कैसे रिएक्ट करूं, ये मैं डिसाइड कर सकता हूं। धीरे धीरे यही छोटी छोटी अवेयरनेस आपकी पर्सनैलिटी को बदल देगी। आप पहले से ज्यादा काम, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा इन कंट्रोल महसूस करेंगे, और यही असली सक्सेस है। हिंदी ऑडियो बुक के इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। हमसे हजारों लोग जुड़े हैं, देश के हर कोने से, गांव से शहर तक, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी लोग इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। आप कहां से सुन रहे हैं, हमें जरूर बताइए, ताकि ये कनेक्शन और भी मजबूत हो सके। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई और आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल बनता है जब वो आगे बढ़ता है। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स लेकर आते रहेंगे, जो आपकी सोच को मजबूत बनाएंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगी। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए बड़े स्टेप्स नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही डिसीजंस काफी होते हैं, और आपने आज एक सही कदम उठाया है।